तो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। हमारे इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी एक सब्जेक्ट को चुनना हो, जितने हमारे विषय हैं जो हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, तो उसमें से यदि किसी एक सब्जेक्ट को चुनना हो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, परंतु फिर भी अगर कोई कहता है कि जी एक सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है, तो मेरे विचार से वो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ही है। और शायद इसमें किसी को भी संदेह नहीं होगा, जो भी इसके पैटर्न को समझता है, जिसे सिविल सर्विसेज के इम्तिहान का पैटर्न कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो वो इस बात को निश्चित रूप से समझेगा कि अर्थशास्त्र हमारे लिए बेहद जरूरी, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए बेहद जरूरी, इम्तिहान पास करने के लिए बेहद जरूरी विषय है। टू द एक्सटेंट कि शायद इसमें से 25 से 25 में मेरे ख्याल से कम नंबर होगा, 30 सवाल तक 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये हमें इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। इनके लिए हम कह सकते हैं कि ये सब विषय हमें अर्थशास्त्र से पूछे जा रहे हैं। तो इतना महत्व है इस विषय का, अर्थशास्त्र नाम के विषय का या इकोनॉमिक्स नाम के विषय का। और अब अगला सवाल ये उठता है कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ, अगर कंसिस्टेंटली, पिछले अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हम नया विषय शुरू करने से पहले एक बार जो इस साल का पेपर आया था या पिछले साल का पेपर है, उसका एक बार अध्ययन कर लें, उसका पैटर्न फिर से पढ़ लें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सबने पहले ही पढ़ लिया होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है अभी तक पेपर को, जो पिछले साल का पेपर है? सर सभी बच्चों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन पेपर को नहीं जानेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है और आपकी जो पढ़ाई है वो दिशाहीन पढ़ाई रहेगी। आपकी जो तैयारी है उसमें कोई दिशा नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दिशा हो, तो हर साल जो भी पेपर आता है यूपीएससी का, अगर आपका यूपीएससी टारगेट है, तो आप हर साल उसका अध्ययन, उसको ध्यान से पढ़ें, उसे 2 दिन 4 दिन लगाएं, एक एक क्वेश्चन को पूछें, इसे याद रखें कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, क्वेश्चन का टाइप क्या था, किस तरीके का क्वेश्चन था, मुझे वो सवाल कितना आता था, कितना नहीं आता था, और मुझे वो करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार का आपके पास एक विजन, एक लेआउट रहना चाहिए। तो खैर, अलबत्ता मैं मान के चलता हूँ कि सभी ने पढ़ा होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये मतलब बड़े दुख की बात है कि आप उसे सीरियसली अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सीरियस अगर आप हैं, अगर संजीदा है, अपने भविष्य के लिए संजीदा है, अपने गोल के लिए संजीदा है, जैसा आप लोगों ने मुझे कहा भी है कि हाँ जी हम संजीदा हैं, और इस बात को साबित करने की आपने कोशिश की है। पर हमेशा ये एक सच्चाई होती है कि हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप अपने आप से अगर सच्चे हैं और अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छा करेंगे। तो इस अच्छा करने में हमारा इकोनॉमिक्स विषय बहुत साथ देने वाला है। ये अर्थशास्त्र नाम का विषय हमारा बहुत साथ देने वाला है। क्यों साथ देने वाला है? क्योंकि अगर 100 में से 30 क्वेश्चन इस एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और हमें कितने क्वेश्चन करने होंगे?
कितने क्वेश्चन सही हो जाए तो हम पास होने के कतार में खड़े हो जाएंगे? 55 अप्रोक्स 55। अगर आप मतलब वैसे बिल्कुल अगर स्ट्रिक्टली कट ऑफ के हिसाब से आपके बिल्कुल सही सही किए 90-95 जैसा कट ऑफ कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, तो यानी 42-43 क्वेश्चन आपने सही कर दिए और बाकी कोई गलत नहीं किया, तो आपके पास होने की अच्छी संभावना है कि आप जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, आप प्री पास कर लेंगे, मेंस का इम्तिहान लिखेंगे और निश्चित रूप से आपका सुनहरा भविष्य है। तो अगर आप इतने, जैसे इन्होंने कहा 55, ये नंबर भी ठीक इन्होंने दिया, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए, आप 100 में से केवल 40-45 नहीं करते, आप 100 में से 80 क्वेश्चन तक करने चाहिए। ऐसा मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि आप 80 क्वेश्चन तक करिए। 20 क्वेश्चन जो नहीं आते उनको छोड़ सकते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, पर 80 क्वेश्चन अपना टारगेट लेके चलिए, 80 क्वेश्चन कीजिए। 80 में से यदि आपने 50 के ऊपर 55 क्वेश्चन तक अगर आपने किए हैं तो 55 में से 25 यानी कि 55 सही, 80 किए हैं, 55 सही कर दिए, 25 गलत किए, तो कितने नंबर मिलेंगे 55 सही और 25 गलत में? इसमें कितने नंबर आ जाएंगे? 110। 55 गुणा 2 110। 110। हाँ, और कितने चले जाएंगे? 25 गुणा 2/3। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन चले जाएंगे? मतलब से 24 कर देते हैं इसको मैथमेटिकली इजी करने के लिए। 16 क्वेश्चन आपके 16 नंबर माइनस हो जाएंगे अगर 24 2/3 से इसे गुणा करते हैं तो सर 93। तो हमारे नंबर 94 आ जाएंगे। ठीक है, 94 नंबर आ जाएंगे। 95 हमारी कट ऑफ है और हम बहुत उम्मीद रख सकते हैं कि हम भैया इस बार जो है मेंस लिखेंगे। मेंस हम इस बार इम्तिहान देने वाले हैं, ये हमें जो है इस बात का काफ़ी हद तक, अगर 94 नंबर हैं तो रीजनेबली हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम मेंस लिखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया है, अगर आप मेंस लिखेंगे तो मेंस से सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं? अगर किसी के इतने नंबर आ गए तो उसके पास होने की कितनी संभावना है? आईएएस बनने की कितनी संभावना है? 95%। कितनी? 95%। 95। हाँ 95, चलो 95 तो शायद प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो, परंतु फिर भी जैसा आप सभी जानते हैं मेंस के लिए लगभग हर साल जैसे सेलेक्ट किए जाने वाला एक बच्चा होगा तो एक के ऊपर 9 या 10 बच्चों को बोला जाता है मेंस लिखने के लिए। मतलब अगर 10 बच्चे चुने गए हैं जो मेंस लिखने वाले बच्चे होंगे, 7012 मान लो सीटें हैं, तो आप इसमें मोटा मोटा 9 का गुणा कर लीजिए या 10 का गुणा कर लीजिए, बहुत से बहुत 7000 बच्चों को बोला जाएगा कि भाई आप मेंस लिखो। ओरिजिनली कितने थे प्री की स्टेज में? 20 लाख। इन 20 लाख बच्चों में से 7000 बच्चों ही ऐसे होंगे जो मेंस इम्तिहान लिख रहे होंगे। हर कोई नहीं लिख रहा होगा। सोचो कितने जीरो कम हो जाएंगे, इसका भी तिहाई हिस्सा। हर 300 में से एक बच्चा, लगभग केवल 300 में से एक बच्चा ही मेंस लिखेगा। और ये तीन बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? ज्यादातर इनमें नॉन सीरियस होंगे, तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो ये जो 7000 बच्चे जो अंत में चुने गए, जो जिनमें से फाइनल सिलेक्शन के लिए 700 750 बच्चे चुने जाएंगे, तो अब क्या होगा? इनमें से कुछ बच्चे इंटरव्यू तक जाएंगे। तो दो संभावनाएं हैं, यदि आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके पास दो ही संभावनाएं हैं, या तो आप इंटरव्यू दोगे या इंटरव्यू नहीं दोगे। इंटरव्यू दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और इंटरव्यू नहीं दिया तो क्या हो जाएगा?
आज दोबारा से इस लाइन में खड़े हो जाओगे, 2022 में दोगे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो बच्चा एक बार इतनी तैयारी कर लेता है वह अगले साल भी इम्तिहान पास करेगा। तो ठीक है, उस साल उसकी थोड़ी तैयारी बेचारी की कमजोर थी, वो क्वेश्चन नहीं अच्छे से लिख पाया, परंतु फिर वो 7,000 में खड़ा हो जाएगा। और लगातार 2 या 3-4 साल बाद, और अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं कि ये जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, 94, 95 तक जो बच्चा पहुंचा है, और वो अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम भी देता है, किसी का बार बार ऑन हो रहा है, कौन है, नाम पहचान सकते हैं? सर ये विवेक है। विवेक, ठीक है विवेक, आपका माइक्रोफोन ध्यान रखिएगा कि ऑन रहे, नहीं तो आपको क्लास से बाहर होना पड़ेगा। तो जो अदर स्टेट पीसीएस है, अगर आप वो भी दे रहे हैं, हर साल में कितने पीसीएस होते हैं, कितने स्टेट के पीसीएस अपने आसपास आप दे सकते हैं? 8-10 तो दे ही सकते हैं। यस सर। ठीक है, हर साल उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चलो पंजाब नहीं भी जाना चाहेगा कोई, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और पता नहीं कहाँ थे। तो इतने सारे, अगर आपकी इतनी योग्यता हो गई है कि आप चाह रहे, तो उम्मीद रखूंगा कि आप स्टेट पीसीएस कम से कम फेल नहीं करेंगे। स्टेट पीसीएस करेंगे तो इस बात के लिए बहुत कम संभावना रह जाती है कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम निकालेंगे नहीं। इस बात की बहुत कम संभावना रह जाती है। यदि आपके तुक्के से भाई देखो 55 नंबर आए तब तो बात दूसरी है, पर अगर आपके पढ़कर नंबर आए हैं इतने, अगर आपने तैयारी कर रखी है और चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट ना हो पाए। मतलब आपको उसके लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा। जैसा हमारा एक टीचर कहा करता था, भाई फेल होने के लिए तुम बड़ी मेहनत करते हो, तो वही मुझे लगता है कि अगर आप बहुत मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर पास हो जाओगे। अब आप ये सोचोगे कि भाई नौकरी मेरे पास ही आके सीधा मुझे आईएएस का कोई आए यूपीएससी से या पीसीएस से और वो मुझे खिताब दे, तो ऐसा नहीं होगा। पर अगर आप इसके लिए सफिशिएंटली मेहनत कर रहे हैं, हर साल ये इतने तमाम एग्जाम जो निकलते रहते हैं उन पे फॉर्म भर रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत कम संभावना लगती है कि अगले आप 3-4 सालों में किसी भी एग्जाम को क्रैक ना कर पाए। इस बात की बहुत ही कम संभावना रह जाती है। तो आप कहीं ना कहीं जरूर जो है सिविल सर्वेंट बनकर अच्छे पद पर पहुंचकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए महत्व है इकोनॉमिक्स का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो कंसिस्टेंटली हर साल इतने क्वेश्चन देता है। अब हम कल पिछले साल के पेपर की बात कर लेते हैं। मैं देखता हूँ हर साल जो है इस साल के पेपर में हिस्ट्री खूब पूछा गया है, जबकि कई सालों से हिस्ट्री लगभग बिल्कुल बहुत थोड़ा पूछा जा रहा था, कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। पर इस साल यूपीएससी ने खूब सारा हिस्ट्री पूछ डाला है। देखो ये पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आया। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भावभूति हस्तिमला क्षेमेश्वर ये कौन थे? ये ऐतिहासिक पर्सन है, ये कौन थे? तो इनके बारे में मैं बताना था। तो ये नाटक जो प्ले राइट्स होते हैं ये वो थे। ये क्वेश्चन हमने क्लास में एग्जैक्टली डिस्कस भी किया था, अगर आपको ध्यान हो। मैं यही सोच रहा था कि क्वेश्चन वही आ गया जो हमने क्लास में कुछ समय पहले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended granting vote rights to all women above age of 21.
सभी महिलाओं को 21 साल से बड़ी सभी महिलाओं को 1919 के वोट के रिफॉर्म्स के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा सभी को वोट का अधिकार दे दिया गया था। क्या ये बात सही है? नो sir. सर नहीं है। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seat in legislature. लिमिटेड फ्रेंचाइज का अधिकार, ये बात हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, पर लिमिटेड फ्रेंचाइज का अधिकार 1935 के एक्ट के द्वारा, और इसमें हमने एक दिन काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया था महिलाओं के वो मताधिकार के ऊपर। इनफैक्ट हमारा जो टास्क था उसका भी एक हिस्सा था कि भाई हमें ये पढ़ना है कि महिलाओं को मताधिकार कब कब दिया गया। तो ये मताधिकार भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 1950 के बाद दिया गया और लिमिटेड फ्रेंचाइज का अधिकार महिलाओं को 1935 के एक्ट के द्वारा दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडिया से जोड़ देता हूं मैं इसे। दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कुछ समय पहले, मॉडर्न इंडिया पिछली कुछ क्लासों तक का ही है कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत सर क्विट इंडिया इंडिया रेजोल्यूशन। मूवमेंट कांग्रेस रेवोल्यूशन प्रस्ताव पारित हुआ था, गोलवालिया टैंक से शुरुआत हुई थी, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया, मतलब मैं मॉडर्न इंडिया को की बात नहीं करूंगा, मॉडर्न इंडिया से तो हर साल सवाल आ रहे थे पर हिस्ट्री से कम आ रहे थे। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये मुझे भी नहीं पता था वैसे। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नाम से ये एक इंग्लिश में गानों की वो ट्रांसलेशन की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमारे मध्यकालीन भारत में शहर जो राज्य थे, ठीक है, उनको कैसे बांटा गया था मध्यकालीन भारत में? परगना, सरकार, सूबा, इसमें बड़े छोटे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? परगना, सरकार, सूबा। सूबा सूबा बोला जाता था प्रांत को, उस सूबे का उसके नीचे सरकार और उसके नीचे परगना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर वापस मॉडर्न इंडिया का, अच्छा ये हमने डिस्कस भी किया। बेथ्यून स्कूल की स्थापना शायद अभी कल परसों भी हमने पिछली कुछ क्लासों में भी ये चर्चा की थी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेथ्यून बनाया बेथ्यून ने था, पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बड़ा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, बाकायदा नोट्स में लिखा हुआ है, हमने इस पर चर्चा भी की इनके यस सर, यस सर। था। सीधा सीधा क्वेश्चन नोट से ही, क्लास से ही आया है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली, जबकि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आना बड़ी बात हो जाती है, पर मुझे कई क्वेश्चन ऐसे दिखे जो डायरेक्टली नोट से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे अगर आपने वो ध्यान से पढ़े हैं तो। निजाम ऑफ, ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री की साइड ज्यादा जाता है, वैसे तो है तो मॉडर्न इंडिया में भी इसका कवरेज होता है, पर परंतु फिर भी हम इसको ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा स्किप करके पढ़ते हैं। निजामत ऑफ आरकूट, ये किससे इमर्ज हुआ? निजामत ऑफ आरकूट। मैसूर किंगडम कैसे बना था? तो मैसूर किंगडम ऐतिहासिक रूप से भी विजयनगर एम्पायर होता था, उसी से मैसूर राज्य शुरू हुआ, और ये निजामत आरकूट जो है हैदराबाद से। रोहिलखंड was formed out of territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। मेरे को एग्जैक्टली ये खबर याद नहीं है, बस ये याद है कि जो अहमद शाह दुर्रानी था, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने भारत में बहुत एस्टेब्लिश होने के लिए कोई एरिया एक्वायर किया था। इन्होंने लूट जरूर की, पर कोई बड़ा एम्पायर बनाया ये मेरी समझ में शायद नहीं है। तो इसका सर आंसर, ये शायद रोहिलखंड वाला सर दाऊद थे कोई, वो किए थे अफगान के ही।
हाँ अफगान थे, पर अफगान ये दुर्रानी नहीं थे, दुर्रानी उनके सक्सेसर थे, अहमद शाह दुर्रानी, क्या नाम, जिस बैटल ऑफ पानीपत में जो इन्वॉल्व थे, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत। ठीक है, फिर ये अहमद क्वेश्चन शाह अब्दाली सर। हिस्ट्री का ये है, ठीक है। अगर इसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्किटेक्चर, अजंता केव्स लाइज इन, कहाँ पर मौजूद है अजंता केव, तो हिस्टोरिकल जितने हमारे मॉन्यूमेंट हैं, ये प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जी सर, वो अहमद शाह अब्दाली थे, पानीपत थर्ड बैटल। दुर्रानी दूसरे थे, ठीक ठीक ठीक, हाँ। जी सर। हम्म, तो इसके बाद ये क्वेश्चन उसका है, मतलब इसे कैसे बोले, करंट अफेयर, हिस्ट्री को ले जाए इसको, करंट अफेयर में जोड़ लेते हैं, इसका कोई करंट सिग्निफिकेंस होगा। यस सर। इसे करंट अफेयर में जोड़ देते हैं। 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जी, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, धौलावीरा। तो सर ये करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। इसको यस सर, धोलावीरा के बारे में अभी आया था ना, वो 40th वो यूनेस्को का वो बन गया है। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल पूछा गया। हाँ, पर धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो अपने समय में, मतलब जो इधर भारत की तरफ है, जैसे वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में इंडस सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे ही भारत की साइड में धौलावीरा है, और जहाँ पर हमें काफ़ी इलेबोरेट सिस्टम मिलता है, टाउन प्लानिंग मिलती है, और यहाँ पे टाउन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में 2 हिस्सों में है, यहाँ पे 3 हिस्सों में है। तो धौलावीरा की अपनी बड़ी अहमियत है, भारत के लिए और ज्यादा बड़ी इसका महत्व हो सकता है। ठीक कह रही हैं आप शायद, हाँ, ये बात मेरे उसमें नहीं थी दिमाग में कि इसका ये क्यों पूछा गया। इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ये है जिसे साइट में जोड़ा गया था। 17th century, which of the following were factories of East India कंपनी लोकेटेड। अगर इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा मतलब वैसे सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पर, अगर आप यहाँ इसको फोकस करेंगे तो बड़े आराम से इसका आंसर कर लेंगे। और ये चीज 1625 तक हमें कहाँ तक टारगेट करना है, 1625 तक। अंग्रेजों को 1615 तक बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई थी, यानी कि हमें जो अर्ली फैक्ट्रीज हैं, जहां अंग्रेजों ने शुरुआत में फैक्ट्री बनाई, ठीक है, शुरुआत में जहां सफलता हासिल की, उनके नाम लिखने। इसमें भड़ूची एक जगह आती है, इसमें बस इतना, ये अगर समय याद रहेगा ना, इसको आपने लिख लिया या ये समझ लिया, जैसे 17th सेंचुरी में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने ये मिस कर दिया क्वार्टर, तो अब इस सवाल का आंसर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपके स्पेसिफिकली डेट्स ना याद हो। परंतु क्योंकि ये त्रिचनोपल्ली, चिंको, ये सब, बाकी मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये चिकाकोल है कहाँ पर, मुझसे पूछे कोई, मुझे नहीं पता। परंतु अगर मैं इस लॉजिक से चलूंगा तो मैं जरूर इसको आंसर कर सकता हूँ। अगर मैं इस लॉजिक को छोड़ दूं और इस लाइन को मिस कर जाऊंगा, तब ये मुश्किल हो जाएगा सवाल। ये सवाल भी हमारा हिस्ट्री का, चलो हिस्ट्री में ले जाते हैं इसे। ये पूरी तरीके से हिस्ट्री का सवाल है, हर्षवर्धन के ऊपर। कौन कौन सी शक्तियां इस समय पर यहाँ पर मौजूद थी, पुष्यभूति, गुप्त, मुखारीज, ये पूरी तरह से हिस्ट्री का सवाल है। ये भी हिस्ट्री का सवाल है, विजयनगर एम्पायर पर। न्यूनिज, न्यूनिज के अनुसार, क्योंकि न्यूनिज ने विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री बताने में न्यूनिज का बड़ा रोल है, और उसने ये भी बताया कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती थी। मदन्ना पल्ले, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा मुश्किल मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को।
क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर का अध्ययन आपका अच्छा है तो आप इस सवाल को कर सकते थे, अन्यथा ये मुश्किल है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन सीधा है। ये क्वेश्चन अगर आपको हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल था। बुर्जोम में क्या है, ठीक है, बुर्जोम में बहुत महत्वपूर्ण dwelling है सर। विषय है, ठीक है, गणेश्वर, Pit ये dwelling। दोनों जो है महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। ये चंगेज खान, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने हिस्ट्री का अध्ययन किया हुआ है तो ये सवाल आप कर सकते हैं। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख सकते हैं, करंट अफेयर में भी देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो मिताक्षर सिस्टम है और दया भाग, जो हमारी हिंदू स्मृति टेक्स्ट हैं उनके ऊपर ये आधारित है। मिताक्षर, दया भाग, मनुस्मृति। अब अगले आ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सीधा सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से, और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, मेरी समझ से सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, 1 2 3, इसे वाटर क्रेडिट को जोड़ सकते हैं, ठीक है, पर 3 ही रखते हैं। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट 4, इसको छोड़ देते हैं। ये करंट अफेयर, ब्लू कार्बन, जैसे ज्योग्राफी, ये फिर 5, ठीक है, आरबीआई का सिस्टम, आरबीआई को हम पढ़ेंगे। 6 कैजुअल वर्कर्स, 7 इकोनॉमिक रिसेशन, 8 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 9 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, 10 डिवैल्यूएशन, 11 ब्लैक मनी, 12 इसे इंटरनेशनल और करंट में दोनों में एक साथ जोड़ सकते हैं। पॉलिटी, ये इंटरनेशनल से आ गया, यूनाइटेड नेशन से, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेशनल स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छी बात है, इस बार हमारे पास कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये इससे आए हैं। ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल से आया है। पॉलिटी, सर एग्रीकल्चर इकोनॉमी से भी आया था क्वेश्चन। कितने? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से भी आया था। वो आया, मैं गिन लेता हूँ, अभी गिन देता हूँ आप लोगों के सामने ही, ताकि आप लोग, इस बार साइंस से काफी क्वेश्चन आए। जिसमें मतलब इकोनॉमी से कम आए, मैंने ये बात ध्यान नहीं दी कि रिलेटिवली इकोनॉमी से क्वेश्चन कम है अपेक्षाकृत, क्योंकि इस बार जो डिवीजन है मैक्सिमम हिस्ट्री से ही था। हमारे ऐसे हैं जो इकोनॉमी से आए हैं, नहीं तो अन्यथा। सर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से भी था सर बहुत सारा। साइंस से आपका बड़ा सारा क्वेश्चन आया है। साइंस से इस बार जो पेपर आया है बहुत हद तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आता था पहले कभी, वो उससे आया है। पर पहले जैसे पिछले साल का अगर पेपर अभी देखते हैं तो उसमें ये पैटर्न हमें नहीं दिखाई देगा। कई साल से पेपर ऐसा नहीं आ रहा था। जैसे इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं,
ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, साइंस के और फिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। और क्या सब्जेक्ट कोई छूट गया? IR हाँ, तो लगभग सारे सब्जेक्ट से इक्वल पैटर्न में डिवाइड करके ये जो है इस साल पेपर रहा। ठीक, तो ये एक अच्छी बात रही और बहुत लंबे समय बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला पेपर देखने को मिल रहा। नहीं तो अन्यथा पिछले काफी सालों से हिस्ट्री के सवाल जैसे गिनती के ही आ रहे थे। अगर मैं पिछले साल का पेपर निकालता हूँ, हाँ, जैसे अब ये 2020 का है, आधार, मेटा डाटा, राज्यसभा, पॉलिटी, अब ये इकोलॉजी से आ गया, पॉलिटी, बजट, इकोनॉमी, सर इसमें जो क्वेश्चन 7 है वो इस साल भी रिपीट हुआ था ना? क्या चीज? इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस साल भी रिपीट हुआ था। कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन था? ये वाला? यस सर। अच्छा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आया था इस साल भी, उसमें ऑप्शंस भी यही थी। सेम सर, लिमिटेड गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये आई डिडंट रियलाइज, ये बात मेरे दिमाग में नहीं है। इकोनॉमी, इकोनॉमी 2, इकोनॉमी हिंदी, इकोनॉमी, 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 IR, इकोनॉमी, 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 जिसे भी इकोनॉमी में ले सकते हैं, वैसे एग्रीकल्चर में है। इकोनॉमी, बायोफ्यूल्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में ले सकते हैं। इसको भी इकोनॉमी इकोलॉजी में ले सकते हैं, इसको इकोनॉमी इकोलॉजी में दोनों में ले सकते हैं, इकोनॉमी इकोलॉजी में ले सकते हैं। इकोनॉमी इकोलॉजी में दोनों को ले सकते हैं। ये इकोनॉमिक लॉजी में हम ले सकते हैं इसको। हाँ जी, तो कुल मिला के ये इतने करीब, इस पेपर में भी 20 से 25 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो 25 क्वेश्चन तक जो इकोनॉमी से हमसे पूछे गए हैं। तो ये कुल मिला के भाई सारे सालों के पेपर हैं, चाहे तो पुराने साल का पेपर भी देख सकते हैं। और ये बात इन्होंने बड़े ध्यान से अच्छी नोट की। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर बताओगे तो मैं भी देखना चाहूँगा कि रिपीट, नहीं तो अन्यथा
यूपीएससी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन। इस साल कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सीरियल नंबर कहाँ पर है ये क्वेश्चन, एक बार चेक करके कुछ बता दो, ठीक है। तो हमारा 2-3 चीजें हैं जिन पर अभी हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले। मेरे ख्याल से आप लोग सभी मेरी कुछ बातों से सहमत होंगे, जिस बात के लिए मैं पहले दिन से जोर दे रहा हूँ कि अगर हम मेहनत करें, हम में से सब लोग मेहनत करें, ठीक है। जब हम शुरुआत में आते हैं, शुरुआत में सिर्फ की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं, तो हमें से बहुत सब्जेक्ट, बहुतों को बहुत सारे विषय बहुत जटिल लग सकते हैं और ऐसा लग सकता है यार ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम लगातार मेहनत करते जाते हैं, क्या आप लोगों को ये लगता है कि आपने अगर सारे सब्जेक्टों की सही से तैयारी की तो आप पास नहीं कर पाएंगे, इतने नंबर नहीं ला पाएंगे? कितने 95 नंबर लाने हैं 200 में सर से? लगता है कि हो जाएगा। हो जाएगा ना? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते जी? और अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसका क्या कारण है? क्या उसका कारण ऐसा है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा? हमें सारे क्वेश्चन करने नहीं है, मैं हमेशा हर बार आपको यही कहूंगा, हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें कुछ तुक्के भी लगाने हैं, कुछ हमें वाइल्ड गैस लेके चलने हैं। हम मान लीजिए 80 क्वेश्चन करके आते हैं, 80 क्वेश्चन में दावे से कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन शायद 20 भी ना आए, 20 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशकिस्मत रहिएगा अगर आपको ये हो जाए कि 20 क्वेश्चन ऐसे मिल गए आपको। नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन ही अगर आपकी तैयारी आप करके जा रहे हो तो 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब सीधा सीधा जो आपको पढ़ा हुआ है और सीधा सीधा आपको आंसर पता है कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने 15 डायरेक्ट कर लिए और 85 में बच गए 65, इन 65 में आपको लगाना होगा तुक्का। इसमें आपको चांस लेना पड़ेगा। आपको हो सकता है कुछ पता हो, कुछ ना पता हो। आपको अप्लाइड, क्योंकि जो ये एग्जाम होता है एमसीक्यू एग्जाम, ये अप्लाइड मैथ का एग्जाम होता है, सीधा सीधा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होता है। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है उसको अच्छे से समझना है कि भैया ये प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है। मेरे सामने 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइस में मुझे पता है ए चॉइस सही नहीं है, डी चॉइस सही नहीं है, बी और सी में से कोई चॉइस सही है। मैं इनमें से कोई एक किसी पे तुक्का लगाना चाहता हूँ। तो मुझे तुक्का लगाते समय क्या करना चाहिए? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी में एक चीज सिखाई जाती है, बायस, सिलेक्शन बायस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। सिलेक्शन बायस क्या होता है, कोई बता सकता है? Selection is in favor of you. हाँ, नहीं मतलब कुछ किसी भी चीज को चुनने का, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? ये मुहावरा है ना, उम्मीद है सभी ने सुना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अंधा अपनों बांटे, की तरफ से ज्यादा वो बायस हो जाता। अंधे को by the selection of individual जिम्मेदारी group. दी गई कि भाई तुम रेवड़ी बांटो। क्यों दी गई अंधे को जिम्मेदारी? क्योंकि भाई वो अंधा है, वो देख नहीं सकता कि किसको दे रहा है, तो वो देगा। तो हमारे साथ जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें यही कहती है कि हमें अंधा बनना है। वी नीड टू बी ब्लाइंड, ठीक है। इनफैक्ट से ब्लाइंड वो शब्द भी वहां पर भी प्रोबेबिलिटी में, और जब हम सिलेक्शन करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो वहां पर ब्लाइंडिंग की जाती है कि हमें पता नहीं होना चाहिए भाई कौन है आदमी, सामने वाला आदमी कौन है। तो प्रोबेबिलिटी में भी ये ब्लाइंडिंग की जाती है। तो ब्लाइंड हम इसीलिए करते हैं कि भाई आप किसी को सेलेक्ट ना कर सको, परंतु फिर भी अंधा है, उसके बावजूद वो अपने अपनों को, तब भी देयर इज अ सिलेक्शन बायस। हर इंसान का अपना एक बायस होता है, पूर्वाग्रह होता है, वो अपने अपनों को ही देना चाहेगा, भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, खास हैं, तो उनको देना। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सिलेक्शन बायस होता है,
हम सब के अंदर सिलेक्शन बायस होता है। इसलिए मैं अपनी समझ से मेरा जो तरीका है एमसीक्यू डील करने का, कि सिलेक्शन बायस को डील करने के लिए आप क्या करो, आप ऑप्शन फिर एक बार ये देख लो कि ए ऑप्शन ठीक नहीं है, डी ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शंस रूल आउट कर दो जो आपको पता है कि ये गलत ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमेशा ये बात पक्की है, कभी कभी सवाल करते समय हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा सवाल सही है। कुछ भी अब जैसे ये, चलो ये तो सिंपल है रिलेटिवली। अब जैसे ये वाला सवाल, मतलब ये भी सिंपल सवाल है, चलो इसे ले लेते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बेटर एग्जाम। हम इस सवाल को करते हैं, आपको ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी। आपको पता है सेक्रेटरी का नाम, बैथ्यून फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी का नाम? मान लेते हैं कि नहीं पता, नहीं याद, कोई बात नहीं, होता है, नहीं याद होता। आपको ये पता है बैथ्यून स्कूल की स्थापना कब की गई थी, रफली टाइम फ्रेम में? 1856। हाँ ठीक है, चलो हमें एग्जैक्ट भी नहीं याद, पर इतना मोटा मोटा याद रहता है कि यार लगभग इस समय के आसपास याद रखोगा, किया गया होगा। ठीक है, ठीक है, 1850 के आसपास बैथ्यून स्कूल की स्थापना की गई। हमें बस इतना ही याद आ रहा है, ये याद है बैथ्यून स्कूल हमने पढ़ा था, कब बना, मतलब आइडिया है ना, हमें ये याद है 1850 में किया गया। हमें नहीं पता कि इन चारों में से कौन सेक्रेटरी थे, हमें नहीं जानता, हम जानते ही नहीं है इसको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बस ये पता है कि बैथ्यून स्कूल था और बैथ्यून स्कूल लगभग इस समय पर बनाया गया। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या हम इस सवाल को कुछ इजी कर सकते हैं? हमें आंसर नहीं पता है, आपको बस ये पता है कि 1850 में इस स्कूल को बनाया गया, ये बात 1850 की है। तो क्या मैं इस सवाल को हल करने में कुछ मेरी मदद कर सकती है ये इंफॉर्मेशन? यस सर। क्या कौन से लीडर सर लेकिन सर एक्चुअली जो बेथुन स्कूल था उसका तो 1879 तो मैं बेथुन स्कूल पर नहीं जान रहा हूँ, आपको आपने पढ़ा हुआ है, मैं तो उसके लिए भैया मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपकी तरह समझदार नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं उतना होशियार हूँ। तब क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे गणित से बताइए सवाल का हल, मैं उससे नहीं पूछ रहा हूँ। सर थ्रू एलिमिनेशन। क्या करोगे गलत आप? ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। कौन सी ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूं? एनी बेसेंट तो उस समय थी नहीं शायद सर, तो एनी बेसेंट एलिमिनेट कर दी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने कब किया था? कौन से वर्ष में होम रूल लीग कर रही थी? होम रूल मूवमेंट 1916। 1916। अब जो महिला 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट कर रही थी, वो 1850 में क्या होंगी? शायद पैदा भी ना हुई हो, और हुई भी होंगी तो वो मतलब बहुत छोटी होंगी, अपना बहुत कम उम्र की होंगी। तो उस समय तो उम्मीद है कि वो सेक्रेटरी नहीं बनाई गई होंगी। तो ये ऑप्शन में काट दूं एनी बेसेंट की? ये तो सही नहीं हो सकती है क्या एनी बेसेंट ऑप्शन इसमें? भाई मुझे याद नहीं है ना, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आपको इवेल्युएट करना है, जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है इसी से आपको हल निकालना है इसका। 1850, ठीक है, तो ये हो गई। अब देवेंद्रनाथ टैगोर, इनको कैसे जानते हो आप? जानते हो कुछ इनके बारे में? कहीं नाम सुना इनका? कुछ बनाया था इन्होंने? वही टैगोर, ये राइटर देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ द्वारकानाथ टैगोर, ये शुरुआत किए ना वो जो सर एक पार्टी लैंड होल्डर सोसाइटी, हिंदू फिलोसोफर थे, है ना? देवेंद्रनाथ टैगोर शायद द्वारकानाथ टैगोर के बेटे थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
तो और द्वारकानाथ टैगोर ने 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी नाम से एक वो बनाई थी। ये हमने अपने नोट्स में अभी पढ़ा था। यस सर, बंगाल लैंड Yes, sir. होल्डर सोसाइटी। कब बनाई गई थी? 1837 में। हो सकता है देवेंद्रनाथ टैगोर हो सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये कंटेम्प्ररी है, ये ठीक है, इनका और इनका समय बराबर है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कौन थे? राजा राम मोहन रॉय की लेगेसी को आगे लीड करने वाले लोगों में गिना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ठीक है। ये बात सही है, ये भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है, हाँ या ना? यस सर, ये विडो रीमैरिज के लिए ये करते थे। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब हुआ था? 1856 में, ठीक है। तो ये भी कंटेम्परेरी है, ये हो सकते हैं। सरोजनी नायडू 1850 में पैदा भी नहीं हुई थी। चलिए दांडी मार्च में गांधी जी के साथ चली थी, तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल से तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमारी ये दो ऑप्शन तो गई, हमें आंसर नहीं आता है, ध्यान रखिए, ये ऑप्शन तो चली गई। अब मेरे पास यही दो रह गए, हमें बस दो रह गए। अब नहीं मुझे आंसर आता, व्हाटएवर, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था 80 क्वेश्चन करने हैं, 15 डायरेक्ट करूंगा, 65 मेरे को ऐसी 50-50 टाइप के चॉइस में से लेने होंगे। तो अब मैं इनमें से तुक्का लगा दूंगा, ठीक है। अब तुक्का लगाने के समय मेरा ऐसा मानना है कि हमें ना चॉइसेस नहीं देखनी चाहिए जब हमने, अन्यथा सिलेक्शन बायस होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आप जैसा चाहें। मैं फिर इसके बाद इसकी चॉइस नहीं देखूंगा कि मुझे जो ठीक लगेगा, बी सी जो भी है, मैं तुक्का ले लूंगा। और अगर मेरे 50-50% चांसेस हो गए, 50% सही और 50% गलत होने की संभावना है। अगर मान लो 50-50% भी चांसेस मेरे हो जाते हैं, 65 में से 15 कर दिए मैंने सही, इसमें से 50-50 आ गए, 32, 33, ठीक है। 33 सही हो गए, 32 गलत हो गए, तो इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, 55 सही हो गए। तो मतलब मैं शायद दौड़ में आ जाऊँ, हो सकता है यहाँ मेरा गणित थोड़ा सा ज्यादा खराब है, हो सकता है मैं इसे 20 और 60 कर दूं, तो मेरी पास होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना, हमें ये इस तरकीब को लेना है। हमें जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनकी चॉइसेस को रिमूव करना है। कई बार हमें सही आंसर ना आते हुए भी आ जाएगा अगर हम केवल ऑप्शंस पर काम करना। इट्स यूपीएससी में एक बहुत बड़ी ट्रिक है, वो यही है कि यूपीएससी करने के लिए आपको बहुत बार चीज का आना जरूरी नहीं होता, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस और बेसिक गणित। आपने वो मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी? स्लम डॉग मिलियनेयर। यस सर। वो बेचारा बिल्कुल मतलब लगभग ना पढ़ा हुआ बच्चा होता है, फिर भी वो वहां तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है वो? उसने कहीं कोई तैयारी नहीं करी, कभी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं करी, वो कैसे कर लेता है? कॉमन सेंस और अपनी मेमोरी से, बेसिक मेमोरी से। बंदूक याद आती है, कॉल्ट जो गन होती है, और मतलब उसके जितने सवाल होते हैं जो उसने कभी मतलब पढ़ाई नहीं करी हुई, पर कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको ध्यान रखना है कि यार मेरे को आता क्या है, मुझे क्या नहीं आता, वो मुझे नहीं, मुझे ये सवाल नहीं आता है, परंतु मुझे ये आता है कि एनी बेसेंट कौन है, मुझे ये पता है नायडू कौन है। तो उसके अनुसार भी मैं इन सवालों के हल कर सकता हूँ, और काफी सवालों के जवाब हमें ऐसे मिल जाते हैं। अगर हम इस तरीके को अपनाएं तो काफी सारे सवालों के जवाब हमें इस तरीके से मिल सकते हैं। अगर हमने पढ़ाई की है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, पर उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार भी हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से अपना मैसेज करूंगा कि आप लोग अभी से इसको, और ये कोई वो नहीं है, ये कोई मतलब कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है, गॉड गिफ्ट नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना
भाई उसे तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, ऐसा कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, इट्स एन आर्ट। ठीक है, ये कला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस इज एन आर्ट, एनालिसिस इज एन आर्ट, इट इज एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो हम में से सबके पास लगभग बराबर ही है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना वो पढ़ा हो, चाहे उसकी उम्र कम हो चाहे उसकी उम्र ज्यादा हो। जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं थोड़ी हमारी एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग अगर पास होना चाहते हो तो मैं बार बार दोहराऊंगा कि यदि आप अपने एग्जाम को, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा जो यहाँ पर, हर स्टूडेंट जो बैठा है जो सुन रहा है उसके अंदर योग्यता है, जो नहीं भी बैठे उनके अंदर भी योग्यता है। लेट मी वेरी फ्रेंकली पुट इट लाइक दिस, every student has the capacity and capability, each of us has the capability and capability। अब दिक्कत ये है कि भाई जब मैं ये बोल रहा हूं कि हर बच्चा बन सकता है तो फिर बन क्यों नहीं पाता? आप इस बात से सहमत हैं कि हर कोई बन सकता है, या इस बात से आप ऐसा मानते हैं कि कुछ गॉड गिफ्ट नाम का चीज होती है, कुछ जीनियस नाम की चीज होती है, कुछ लोगों को ऊपर से कुछ वो मिला रहता है? आप मानते हैं इन चीजों को? नो सर। नो सर, हर कोई बन सकता है। हर कोई कर नो सकता है। अब अगर हर कोई कर सकता है तो हर कोई कर क्यों नहीं पाता? किन्हीं लोगों के पास सिर्फ उतना रिसोर्स भी नहीं होता है कि वो कर पाए। सबसे पहली बात अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ठीक आपने बोला, सबसे पहला ये होता है अपॉर्चुनिटी। हम में से मतलब जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हमें ये मानना चाहिए कि निश्चित रूप से बेहतर है। मैं बोलता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं वो हैव्स हैं। हमें लग सकता है कि हम गरीब हैं, परंतु भैया हम बहुत बेहतर हैं, नहीं तो अधिकांश लोगों को मौका ही नहीं मिलता। जो बच्चा क्या कर सकता था उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो भी आईएएस बन सकता था, उसे कभी स्कूल का गेट ही देखने को नहीं मिला, उसे कभी बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिली। हो सकता है उसे भी एजुकेशन मिलती, उसे भी सही घर का माहौल मिलता, उसकी भी बेसिक हालात ठीक होते तो हो सकता है वो आपको रिप्लेस कर देता। आज आप जहाँ बैठे आप वहाँ ना बैठे होते। तो नंबर एक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी और एक नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी सक्सेसिव होती है, हमेशा सक्सेसिव अपॉर्चुनिटी होती है। स्कूल अच्छा मिल गया, घर का माहौल अच्छा मिल गया, माता पिता अच्छे मिल गए, कोई टीचर अच्छा मिल गया, बुक्स अच्छी मिल गई, स्टडी मटेरियल अच्छा मिल गया, कोचिंग अच्छा मिल गया, मोटिवेशन अच्छा मिल गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो किसी को मिलकर, जब बहुत सारी ये चीजें मिलती हैं तब कोई आदमी सक्सेसफुल हो पाता है। तो सक्सेस होने के लिए उसे ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिटी या कॉन्जिक्यूटिव अपॉर्चुनिटी, कहीं भी वो फेल हुआ, तैयारी खूब करी, किसी दिन किसी साल उसका सेहत खराब हो गई और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ ठीक चलता रहा, घर में कोई हालात खराब हो गए, वो फेल हो गया, किसी के हालात शुरू से ही खराब थे। तो ऐसे तमाम चीजें होती हैं कि नंबर वन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। मोटिवेशन, इसका मैं बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को मानता हूँ, एजुकेशन, दिमाग सबके अंदर बराबर है, किसी के अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं है। मोटिवेशन, कि सही डायरेक्शन में आपको मोटिवेशन, कोई आदमी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेट हो रहा है, कोई आप ही का साथी क्रिमिनल बनने के लिए कहीं मोटिवेट हो रहा होगा, वो ये देख रहा होगा यार ये बढ़िया है, ये मेरे को बंदूक किसी तरह से हाथ मिल जाए, आपके दिमाग में चल रहा है मैं किसी तरीके से आईएएस बन जाऊं, उसे लगता है यार कहीं से कट्टा बंदूक हाथ में मिल जाए तो अभी मैं इसको गोली मार दूंगा, फिर सारे लोग कहेंगे देख कितना बहादुर आदमी है ना? ऐसा भी मोटिवेशन होता है या नहीं होता? ये भी एक मोटिवेशन का मोटिवेशन है। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना यार, मेरे हाथ में मेरे को भी एक बंदूक मिल जाए, ये रिवॉल्वर मिल जाए, फिर देखता हूँ मैं सबको जो है सही कर दूंगा। इट्स अ पावर, बेशक एक नेगेटिव सेंस ऑफ पावर है। हमारी मूवीज, हमारे सब कुछ आसपास जितनी चीजें हम देखते हैं वो ग्लैमराइज किसको करती है? कितने सिविल सर्वेंट्स पे आपने पिक्चर देखी है?
सर किसी पे नहीं आज तक तो। लिमिटेड मूवीज हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे एक आईपीएस, उसकी बहुत अच्छी मूवी बनी थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल जाता हूँ, मेरे अंदर ये थोड़े नाम भूलने की समस्या है, मैं ज्यादा मूवी देखता नहीं और भूल भी जाता हूँ। नहीं, अच्छी मूवी थी वो। यूपी, आईपीएस किरण बेदी। नहीं, यूपी के एक ऑफिसर के ऊपर बनी थी। यूपी में जो क्राइम है उसके ऊपर, रेलवे के सर रेड, रेड ऐसे कुछ थी। लखनऊ के, और यहाँ पर जो क्राइम था और बाद में वो मर भी जाता। मुजफ्फरनगर। शादी में जरूर आना। हाँ शायद मुजफ्फरनगर पे। नहीं, सा से नाम था कुछ। शादी में जरूर आना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम। एक मूवी सरफरोश थी, सरफरोश में भी एक आईपीएस ऑफिसर का स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। सरफरोश, गंगाजल सर, गंगाजल। गंगाजल, यस, गंगाजल एक मूवी है, ठीक है। एस्पिरेंट थी अभी वेब सीरीज। हाँ नहीं, मैं थोड़ी पुरानी, मैं ये वेब सीरीज वगैरह नहीं देखता हूँ, अभी तक टाइम भी नहीं होता। पर मुझे अभी नाम नहीं, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, उसमें वो बेचारा बाद में मर भी जाता है। शादी में जरूर आना। हाँ, ठीक है, चलो खैर अब ये छोड़ देते मूवीज का, ठीक है। पर ये सिविल सर्वेंट पे जो मूवीज बनी है वो ये है। अब मैं कहूँ डॉन पर कितनी मूवी बनी है, अंडरवर्ल्ड डॉन पर। सर बहुत सारा सर, पुराने जमाने से ही बन रहा है। पुराने नए, डॉन से लेके अमिताभ बच्चन की जितनी मूवी देखोगे उसमें अमिताभ बच्चन क्या बनता है कैरेक्टर, मेरे ख्याल से स्मगलर, स्मगलर शायद, स्मगलर, डॉन, यही बना है वो लगभग जितनी मूवियां हैं। और उससे लेकर अभी कुछ समय पहले तक वो जो आई थी, कौन सी थी जो कहाँ की, झारखंड में कोयला खदानों पर के ऊपर जो मूवी थी, केजीएफ। कौन से 2 पार्ट्स में मूवी बनी थी ना वो, केजीएफ है। केजीएफ। हाँ, गैंग्स ऑफ विजय दिन। आप अगर डॉन अंडरवर्ल्ड में मूवियों की जिक्र करोगे तो मेरे ख्याल से 1000 मूवीज की लिस्ट बन जाएगी। सिविल सर्वेंट पे मूवी के लिए हमारे को बहुत लिमिटेशन है। तो हमारी सोसाइटी में भी जो मोटिवेशन एग्जिस्ट करता है ना, वो अच्छी चीजों के लिए नहीं करता। हमारी सोसाइटी में भी जो मोटिवेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो मोटिवेशन कह लो या कुछ भी कहें, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या अमिताभ बच्चन डॉन बनना चाहते थे, क्या अमिताभ बच्चन अंडरवर्ल्ड के वो बनना चाहते थे, पर शायद अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया होगा, कम से कम अंडरवर्ल्ड को प्रमोट करने में जाने जाने बड़ी सहायता की होगी। क्योंकि ये ग्लैमराइज भी कर देते हैं, कभी कभी हम उनको ग्लैमराइज कर देते हैं। तो ये मोटिवेशन का बड़ा रोल है किसी भी आदमी के सक्सेसफुल कुछ भी बनने में। राइट मोटिवेशन होनी चाहिए, राइट परसिवरेंस होना चाहिए भाई, कंसिस्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं, बनना चाहते हैं, दिमाग में अच्छे विचार हैं, थोड़े बहुत मोटिवेटेड भी हैं, पर कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, आईएएस कोचिंग है, फ्री की हो रही है, पहले तो पैसे नहीं थे, पैसे भी मतलब ठीक है, फ्री में भी एडमिशन हो गया, पर कहाँ मिस कर गए, कंसिस्टेंसी में मिस कर गए। चाहते तो हैं आईएएस बनना, एडमिशन भी ले लिया। हमारे यहाँ देखो, आप लोग भी खुद ही उदाहरण हो, आप भी उसमें से बड़े सारे ऐसे उदाहरण बैठे हुए होंगे, कई सारों ने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद गायब हो गए। क्योंकि पढ़ाई की बात करना एक बात है, ये चाहना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ ये एक बात है, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना, ये मुश्किल बात है। आईएएस बनने का जो की है वो यहीं पर है। मोटिवेशन भी सबको है, सभी, हर कोई लाल बत्ती की गाड़ी में चाहता है कि भैया मेरे को लाल बत्ती की गाड़ी मिले, हर कोई चाहता है कि मेरे को बढ़िया वो रहे। अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिली हैं, तभी तक आप तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, पर क्या चीज मिसिंग है, वो है कंसिस्टेंसी। और अगर मैं बुद्ध के टर्म्स में बोलूं तो राइट कर्मा, ठीक है, समय कर्मा का अभाव है। अष्टांगिक मार्ग में मुझे इन सब का रास्ता मिलता है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जगह में लोगों के अंदर ये जो कमी पाता हूँ, समय कर्म, समय संकल्प भी है, संकल्प है, 1 मिनट का संकल्प है, 1 दिन का, 2 दिन का, कुछ महीनों का संकल्प है, परंतु वो संकल्प कंसिस्टेंट संकल्प नहीं।
टेम्परेरी संकल्प है, थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर गायब। परंतु जो कर्म है, लगातार कर्म, लगातार प्रयास है, वो सबसे बेसिक नीड है हमारे पास होने, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए समयक कर्म का होना, समयक प्रयास, समयक व्यायाम का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास ये चीज है तो उसे कोई कुछ भी हासिल करने से नहीं रोक पाएगा। समय लगेगा, समय हर चीज में लगता है, कोई भी चीज, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यही हम सब पर भी लागू होता है। अगर हम सब लोग लगातार इसी लाइन पे चलते रहेंगे, आप यकीन मानिए, आप जब साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम लगेगा, IAS बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। अगर आप इस भूल में हैं कि आप कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं और किसी के पास जादू की कोई छड़ी है, वो घुमाई जाएगी और वो दूसरी तरफ से, जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर इधर से छड़ी घुमाता है, उधर से दूसरा वो कुछ बन जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। आपको केवल यही टूल है, आपकी जो जादू की छड़ी है वो यही है, समयक कर्म, समयक प्रयास। आप लगातार करिए और देखिए, आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाहेंगे वो जरूर पाएंगे। तो इसी चीज को मैं फिर दोहराऊंगा और यही कहूंगा, अपने पेपर को बार बार देखें, हर साल के पेपर को देखें, कम से कम 10 साल के पेपर को अच्छी तरह चाट जाएं, एक तरफ से दूसरी तरफ पे चाट जाएं। और चाट जाने का मतलब रट्टा लगाना नहीं है, उसके अंदर में आपकी चाबी छुपी हुई है, उसके अंदर में रास्ता छुपा हुआ है। जैसे एक पजल होती है ना, इसे सिविल सर्विसेज को एक पजल मान के चलें, ये एक पहेली है। इस पहेली के जो हिंट हैं वो कहाँ मिलेंगे? इसके हिंट जो मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे पुराने साल के पेपर्स में, वहीं से मुझे पता चलेगा कि यूपीएससी क्या सोचती है। बहुत बार तो देखो, अभी हम लोगों ने ही बात करी कि कितनी बार तो यूपीएससी खुद ही क्वेश्चन अपने रिपीट कर देती है। अभी उन्होंने बताया भी, जबकि मैं ऐसा मानता था कि यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं रिपीट करती, यूपीएससी ने सक्सेसिवली 2 ईयर्स में ही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमारे जैसे ये नोट्स बनाने का भी जो एफर्ट है, उसमें यही किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पैटर्न का अध्ययन करें और उसी से आगे हम अपने लिए हिस्ट्री को समझें। तो यही हमारा प्रयास है और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग लगातार ऐसे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, किसी को 1 साल में सफलता मिलेगी, किसी को 2 में, किसी को 4 में, किसी को 40-50 साल में भी सफलता मिल सकती है। अगर मैं कहूँ आपको 30 साल में सफलता मिल सकती है, तो इसका क्या मतलब होगा? कोई आदमी 30 साल में भी IAS ऑफिसर बन सकता है। व्हाट डज इट मीन? तीन से 4 साल वाले तो समझ आए। ये समझ आता है 30 साल जब मैंने बोला, तो हो सकता है आपको 30 साल में आप IAS ऑफिसर बने। नो सर, सीरियस नहीं ले रहा ना, ठीक है, कुछ लोग 30 में भी बनेंगे, जो सीरियस की बात कर रहा हूँ। खासतौर में जो IAS एस्पिरेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ऐसे IAS के प्रतिभागी जो IAS नहीं बन पाए, परंतु वो एक तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि IAS होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार उनके कई साथी बन जाते हैं, उस तरीके को जानते हैं। और अप्रोच को समझते हैं। तो हो सकता है अब में तो कोई कुछ ऐसे भी रह जाए, शायद, मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा हो किसी के साथ, परंतु फिर भी ऐसे हो सकते कोई इस कैटेगरी में भी आ जाए। वो अपने जीवन भर एक ड्रीम देखते हैं, और जो आदमी अपने सपने को खुद पूरा नहीं कर पाता, उस सपने का वो क्या करता है? जो चीज आप खुद बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, उसका क्या करते हो आप? उस ड्रीम्स को आप अपने बच्चों के थ्रू देखते हो। जिस सपने को आप अपने लिए पूरा नहीं कर पा रहे होते हो, उसको आप अपने बच्चों के थ्रू देखते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पास हो रहे हैं, उनके फादर को, या मतलब मदर्स तो कम ही होंगी,
और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स को आइडिया है, वो कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं और काफी बार क्लियर भी करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में मतलब आप ना सफल कर पाए, पर आपके माध्यम से कोई और सफल कर पाए। तो जिस दिन वो सफल होगा उस दिन भी आपको वैसी ही खुशी होगी, वैसा ही सुकून होगा जैसा आपको अपने पास होने पर होता है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इज एन इन्वेस्टमेंट। आपके साथ कई चीजें गलत हैं, आप ठीक है, आपकी बेसिक स्कूलिंग ठीक नहीं हो पाई, बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पाया, हो सकता है आप अपने में समय में ना कोई कर भी पाए, परंतु हो सकता है वो अपने बच्चों के थ्रू अपने उस ड्रीम को पूरा करे। तो हमारे बड़े सारे माध्यम हो सकते हैं और हमारी एजुकेशन, शिक्षा, और जो बच्चे पास होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि पिता खुद तो नहीं बन पाया पर उसने देखा कि भैया ये आईएएस ऑफिसर होता क्या चीज है, कैसे बनता है, तो वो अपने उस एक्सपीरियंस को आपके साथ बांट सकते हैं। तो यही बस फिर से हम यहीं चलते हैं कि भैया हमें अपने लिए इसको बेहतर करना है, पास होना है और उसके लिए लगातार मेहनत करनी है। तो आज हम इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। मैं आप लोगों से दोबारा से आज हमने थोड़ा समय इस चीज में निकाला, परंतु जरूरी चीज है कि आप लोग अपनी निरंतरता को बनाए रखिए, अपने प्रयास को बनाए रखिए। और प्रयास का मेरा एक दो थोड़ा सा समय और ले लेता हूँ आज मैं लिबर्टी लेता हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को स्वैप कर रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, देखो, निरंतरता और प्रयास में अगर हमारा टारगेट, देखो, एक होता है बेसिक लेवल की पढ़ाई करना, 3, 4, 5 साल हमें अगर लगने हैं तो हमें कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये प्रैक्टिकल सलाह के तौर पर आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक सलाह मैं आप लोगों को हमेशा देता रहता हूँ, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, नॉट ओनली यूपीएससी बट अदर्स ऑल्सो, काइंडली अप्लाई, नंबर 1, ताकि आपकी सफल होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाए। नंबर 1 कि जितने भी यूपीएससी के अलावा भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं वो सब आप जरूर दीजिए। दूसरा, क्योंकि आपको 1 या 2 साल बहुत सीरियस घर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। पर 5 साल नहीं करनी चाहिए। ना तो आप अफोर्ड कर सकते हो, ना आपको करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, आप 1 या 2 साल सिंसियर तैयारी के लिए दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल आप जो है, आप क्योंकि आपको 5 साल देना है तो अब आप खाली पढ़ाई को छोड़ दीजिए, तो 5 साल तक बैठे रहिए। मैं ये सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन घर बैठे रहें और पढ़ाई करते रहें। इससे आप अपने जीवन के 5 साल तक घर बैठे रहेंगे तो काफ़ी बेकार हो जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। और यदि किसी कारण आप सफल ना हो पाए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल समय होने वाला है। और ये 5 साल वैसे भी बड़े कठिन समय होने वाले हैं, क्योंकि आपको घर वाले भी बड़ा कोसेंगे, आपके अंदर से भी, और उसमें से आप पता चला डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ और चीज़ों में जा रहे हैं। तो मैं आपको एक दूसरी सलाह ये देता हूँ कि आप 1 या 2 साल मैक्सिमम बिताने के बाद कहीं ना कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट जरूर ढूंढ लीजिए, अपने लिए रोजगार का साधन ढूंढ लीजिए। रोजगार से हिचकिए मत, ठीक है। आप घर बैठकर जब आप बेसिक तैयारी कर लेते हैं, अगर आपने 8 और 9 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद इससे ज़्यादा समय आप पढ़ाई को नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने लिए कुछ छोटा मोटा रोजगार अपनी योग्यता के अनुसार जरूर देखिए। जैसा भी आपको रोजगार मिलता है वो करिए। 8 घंटे की नौकरी करिए, 8 घंटे के बाद 4 घंटे अपनी पढ़ाई को डेली नियम से दीजिए और लगातार ये एग्जाम की तैयारी करते रहिए। घर मत बैठिएगा। 5 साल तक आप लगातार घर बैठ के तैयारी मत कीजिएगा। 1 या 2 साल से 2 साल से ज़्यादा घर बैठ कर तैयारी मत कीजिए प्लीज़।
कहीं ना कहीं कोई रोजगार कुछ और ढूंढ लीजिए और अपने पढ़ाई वो वहाँ पर एंगेज कीजिए। लड़कियां हैं और अगर आपकी मान लीजिए आपकी भी एज है उस लायक, तो शादी मैरिज, अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, मुझे पता नहीं, और आप मानते हैं कि आप मैरिजेबल एज के हैं, लड़के हों चाहे लड़की, तो आपको शादी से भी नहीं ज़्यादा कतराना चाहिए। अगर समय से आपकी शादी होती है और आपको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो आप शादी भी कर लीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक लंबा गोल है। डोंट अलाउ अदर्स थिंग्स कि ठीक है, देखो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप शादी के बाद भी पढ़ लोगे, अगर आपको नहीं पढ़ना होगा तो चाहे आपकी शादी हो या ना हो, आप नहीं पढ़ोगे, उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को बहानेबाजी और मूर्ख बनाने के अलावा कोई और चीज़ नहीं करोगे। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, आपके अंदर सिंसियरिटी है, चाहे कोई भी लड़की हो, कितना भी घर में काम हो, उसके पास इतना सफिशिएंट पता। हाँ, निश्चित रूप से अपने पार्टनर को जरूर समझाइए कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, और उसी पार्टनर को देखिए जो आपको आपके गोल अचीव करने में सहायता करने को तैयार हो। जो ना तैयार हो ऐसा पार्टनर मत देखिए। परंतु मेरा कहना यहाँ पे ये दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के जो अन्य इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जिसमें रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, शादी बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, इनको होल्ड पे मत लगाइए जस्ट बिकॉज कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 साल तक तो ये चीज कीजिए, पर अगर उससे ज्यादा आपका काम हो रहा है तो डोंट डिले। पढ़ना होगा, आप किसी भी हालत में, आप नौकरी करके भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। 50% ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, या तो शायद मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा जो सेलेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो एम्प्लॉयड ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। शायद ये नंबर 60% भी होगा। 40% आज के समय में 40% ऑफ द कैंडिडेट्स जो आते हैं दे आर मैरिड, या चलो 40 शायद हो सकता है, मेरा आंकड़ा 30% तो है ही है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से दोनों बात बता रहा हूँ। 30% लोग, या 30 से ज्यादा 35 या 40 तक भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो शादीशुदा हो। तो दोनों चीजों को याद रखिए, शादी का और एम्प्लॉयमेंट का आपके सक्सेस में कोई रुकावट नहीं है, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। हाँ, अगर इसका उल्टा जरूर कह सकता हूं कि मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपकी तैयारी प्रभावित हो जाएगी। कैसे प्रभावित होगी आपकी अनएम्प्लॉयड होने से तैयारी प्रभावित? आप हमेशा सर प्रेशर रहता है सर। प्रेशर रहेगा, बिल्कुल प्रेशर रहेगा। देखिए हर तरफ से प्रेशर, आपका अपने ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। 5 साल जीवन का, 3 साल 4 साल 5 साल बड़ा लंबा समय होता है। आपका अपने ऊपर दबाव रहेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप होपलेस होते जाएंगे, और जितने ज्यादा आप होपलेस होते जाएंगे उतनी कम पढ़ाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर, फाइनेंस, जिम में पैसा नहीं होगा, किताब खरीदनी है, कोई और चीज करनी है, पैसे नहीं है। घर में भी हो सकता है कोई आपसे अपेक्षा रखे, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होंगी जहां पर आपसे अपेक्षा रखी जाएगी कि अगर आप 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, तो पेरेंट्स भी शायद आपसे उम्मीद, क्योंकि हम लोग सब गरीब फैमिली से आते हैं, तो पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं भाई आप हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करो। आप नहीं कर सकते तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, पैसे का दबाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये सारे दबाव, जो डर है, डर हमें, ये दबाव और डर क्या करेगा, हमें और कमजोर बनाएगा और हमारी तैयारी और कमजोर हो जाएगी। तो मैं इसलिए आपको ये बात को बहुत इंसिस्ट करके कहूँगा कि काइंडली फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट। डोंट थिंक कि अनएम्प्लॉयड रहने से कोई भी, देखो पहले दूसरे साल में मान सकता हूँ आप 8-10 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, अगर आपने एक बार अच्छी तैयारी कर ली कि आप प्री करने लायक हो गए, 95 नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप करने लायक हो गए हैं कि आप प्री क्लियर कर लेते हैं, तो क्या होगा,
प्री की तैयारी देखो, अगर मान लो मई में 15 मई को एग्जाम होता है, अगले साल की बात करता हूँ, जिन बच्चों ने, जो बच्चे इस साल मान लो प्री क्वालिफाई करेंगे उनके लिए कह रहा हूँ ये संदेश। आप अगर प्री क्वालिफाई करने की पोजीशन में हैं तो आप अगले महीने, अगले साल मान लीजिए 15 मई से इम्तिहान हो रहा है, आप घर में जो भी टाइम मिलता है नौकरी के बाद, शाम का, रात का, जब भी समय, बहुत समय होता है, 8 घंटे की नौकरी के बाद बहुत समय होता है, अगर हम करना चाहें 8 ही घंटे और कुछ काम कर सकते हैं। लोग 2-2 नौकरियां कर लेते हैं। तो आप 8 में से 4 या 5 घंटे भी नियम से पढ़िए। अपने एग्जाम से पहले, प्री से पहले हफ्ते भर, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले छुट्टी लीजिए। 5 दिन नहीं मिलती है वो भी मत लीजिए, घर बैठ के पढ़ाई करिए। प्री आपका क्लियर हो जाएगा जस्ट आपकी जो हिस्टोरिकल नॉलेज है उसके बेसिस पर। उसके बाद, प्री के बाद आपके पास 3 या 4 महीने का समय रहता है। शुरुआत के 1-2 महीने आप छुट्टी मत लीजिए। पहले 2 महीने, जैसे मैंने खुद किया है, मैं ये किसी दूसरे के अनुभव से नहीं बता रहा, अपना अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद अक्टूबर में हमारा मेंस होता था, 2 महीने तक तो ऑफिस जाता था। लास्ट के कभी 45 दिन तक मैंने छुट्टी ली, आखिर के 45 दिन, 30 दिन, कभी 2 महीना भी ली। उस समय एग्जाम लंबा चलता था, तब करीब 1 महीना एग्जाम ही चलता रहता था, तो इसलिए ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ती थी। आज के समय में आप मान लीजिए 1 अक्टूबर से आपको मेंस लिखना है, 30 दिन पहले छुट्टी ले लीजिए, 1 महीने की लीजिए छुट्टी। 1 महीने तक छुट्टी में खूब पढ़ाई कीजिए, हफ्ते भर में पेपर दीजिए, 7 अक्टूबर को पेपर देके 8-9 अक्टूबर को अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लीजिए वापस। इसके बाद इंटरव्यू का होता है आपका, अगर मान लीजिए होता है तो अब मार्च अप्रैल में 1 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसके लिए आपको कोई विशेष छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहें तो आप 7 दिन की छुट्टी अपने इंटरव्यू डेट से पहले ले लीजिए। हो गया आपका एग्ज़ाम, उसके बाद आप वापस अपने उसी एग्ज़ाम में गोल गोल घूमते रहिए जब तक पास नहीं होते। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कुल पूरे साल भर में कितनी छुट्टी लेनी है? 30, 7 और 7, 40 दिन की, 40-42 दिन की छुट्टी की जरूरत पड़ती है, और वो भी 2-3 साल तक ही पड़ेगी, 1-2 साल ही पड़ती है, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एम्प्लॉयमेंट साइकिल को ब्रेक मत करिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बहुत दबाव रहेगा, फाइनेंशियल दबाव रहेगा, मॉरल दबाव रहेगा। तो अपने आप को एम्प्लॉयड करिए कहीं ना कहीं, और अपना सिस्टम बना के रखिए, प्लान बना के रखिए। भैया देखो, इतनी तारीख को ये होगा, यूपीएससी का कैलेंडर अगले 2 साल तक का भी मिल जाता है। आप एक एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि मैं ये चीज, इवन मैंने अपने जीवन में घूमना तक भी प्लान किया हुआ था। और बहुत पर्सनल लेवल पे बताऊं, मैंने अपने बेटे का बर्थ भी प्लान किया था यूपीएससी के एग्जाम के बाद। तो आप अगर चाहें तो बहुत बेसिक लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई कब कौन सी चीज करें, और हो जाती है चीजें अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो। और इसमें आप बाकायदा अपनी नौकरी अच्छी तरीके से करते हुए, जेब में पैसा रखे हुए, जेब में पैसा होता है तो आपको कोई कुछ और कहता भी नहीं है, बाकी की तरफ से कोई दबाव नहीं होता, सोशली भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार हमारा क्या होगा। अगर आप मैरिजेबल हैं तो मैरिज भी कीजिए, क्या दिक्कत है। पढ़ाई का और मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। लोग जो है शादी के बाद भी पढ़ते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना होता है वो कभी नहीं पढ़ते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है उसको ना पढ़ने के लिए 1000 बहाने हैं। तो शादी और जॉब दोनों ही पढ़ाई में किसी भी प्रकार के बाधक नहीं बनते। ये मेरी बहुत जनरल बेसिक सलाह है, पर मुझे लगता है शायद ये जनरल सलाह बहुत काम की है, ताकि आप किसी ऐसे दबाव में ना फंसे और आपकी पास होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाए। आप लोगों के कोई सवाल हो, आज मैं ये क्लास चैप्टर शुरू नहीं करूंगा। अगर आपके कोई जनरल सवाल हो, आप पर्सनल कुछ भी सवाल जो आपको लगता हो आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं अगले 10 मिनट में अपनी तैयारी से संबंधित। सर स्टेट्स पीसीएस जैसे निकल गया तो फिर शादी कर सकते हैं ना? बिल्कुल करिए, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी निकले तो भी करिए। आप मान लीजिए प्री मेंस निकल गया, ठीक है,
और मेंस आपका वो है, आपने कर लिया। अपने पार्टनर को बस इतना कन्विंस करके रखिएगा कि भाई मेरी जिंदगी का ये गोल है। कहीं ऐसा ना हो, क्या होता है ना, शादी के बाद आपकी एक ही समस्या आती है, और ये समस्या खासतौर में लड़कियों के लिए थोड़ी सी विकट है कि मतलब लड़कियों से एक्सपेक्टेड होता है कि नहीं तुम घर नहीं जाओगी, तुम वहां नौकरी नहीं करोगी। ये सब वाली चीजों का आप पहले क्लियर कर लीजिए कि मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इसके लिए सीरियसली तैयारी कर रही हूँ। तो इवन आपका मेंस निकल गया, भाई मान लीजिए मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकला, फिर आप अगले 1 साल के साइकिल में फंस गए। अब 2000 मान लीजिए इस साल आपने दिया, आपने मेंस दे दिया, मेंस दिया, मेंस किसी कारण से नहीं हो पाया, फिर आप वापस 0 पे 0.0 पे चली गई, 22 से शुरू करेंगी, फिर वही प्री मेंस, फिर इंटरव्यू अगले साल। अब अगर आपने अपनी चीजें रोक के बैठ गई तो क्या होगा कि यार आप तब तक अगले पता चला उस साल भी ना हो पाए तो उससे अगले साल। तो इससे अच्छा भाई जिसकी शादी की एज है शादी कीजिए अपनी, ठीक है, अपने पार्टनर को समझा दीजिए, और तैयारी करने में आपको कहीं इतना समय नहीं लगता। शादी भी हो जाती है। देखिए शादी के बाद अगर आप जॉब में नहीं है, लड़कियों से तो वैसे भी बहुत एक्सपेक्टेड होता नहीं है, सुबह शाम की अपनी चीजें होती है, दिन भर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, रात का टाइम होता है। पढ़ाई का ध्यान रखिए, घर में भी बता के रखिए कि भाई ठीक है ये मेरे को 1 महीने का समय, 2 महीने का समय। अब आप ये कहेंगे नहीं मुझे 2 साल का समय दो, तो शायद कोई नहीं देगा। आप अपने ऑफिस में कहेंगे कि मुझे 2 साल की छुट्टी दे दो, कोई नहीं देगा। पर अगर आप ये कहेंगे कि साहब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें 15 दिन की छुट्टी दे दो, कह देगा अच्छा चल कोई बात नहीं, जाओ कर लो, ठीक है। लड़कियां हैं वो अपने मायके और ये सब भी जाती ही हैं, तो भाई अगर आपके ससुराल में माहौल ठीक ना हो तो घर चले जाओ, ठीक है हम 1 महीना अपने जो है घर जा रहे हैं, घर जाके पढ़ाई करिए, घर में आपका कंट्रोल रहता है अपना मायके में। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आप उनको, और बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब ऐसा नहीं, मैरिड बच्चों के साथ लड़कियां आज के समय आप लोगों तो खुद भी देखते रहते होंगे, तो करनी चाहिए। यस सर। और किसी का कोई सवाल? सर वो सवाल नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था अभी 221 में, वो 54 नंबर पे है सर। 54 नंबर पे, और सेम क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है बट ऑप्शन रिपीट नहीं है सर उसके। अच्छा ऑप्शन अलग है, ठीक, चलो फिर भी अच्छी बात है, मतलब ये किसी और को कुछ और कहना है? जॉब को लेके मैं जरूर बोलूंगा लड़कों से, लड़कियों से भी, नॉट लड़कों से, लड़कियों से भी यही बोलूंगा कि काइंडली जॉब जरूर कर लो, बैठे मत रहो। अब जैसे ये एग्जाम है, आपने कोई कुछ बोल रहा है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, आज तक आप 20 तारीख लास्ट दिया था सर, मैंने उस कंप्लीट किया था एक ऐसे, तो मैं कैसे, मैंने मैसेज भी किया था सर आपको, उसमें वर्ड मतलब वर्ड पे टाइप करके भेजना है या ऐसे ही फोटो खींच के भेजना? टाइप करके भेजिए प्लीज। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी अपनी वो डाली हैं, भेजी हैं एंट्रीज, वो प्लीज मुझे टाइप करके डॉक्यूमेंट फाइल दीजिए, ठीक है, वर्ड फाइल दीजिए जिसकी मैं उसे एडिट करवा सकूं, क्योंकि पीडीएफ फाइल। वो पेंटिंग का क्या? पेंटिंग आप दे दीजिए, अच्छी फोटोग्राफ करके, फोटो साइज अच्छा होना चाहिए, उसको उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो हम अपने आप कर लेंगे सर। अच्छा हम हाँ, ये और सर टाइपिंग फॉर्म में दिया है सर। किस फॉर्म में? टाइप दिया है, अगर टाइप दिया है तो कोई बात नहीं, बस ठीक है, टाइप दे दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक चीज इन्फॉर्म करना था सर। कुछ स्टूडेंट्स को शायद टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो, तो देयर इज अ ऐप, उसका नाम फ्लैट है, आप उसको डाउनलोड कर लो, आप पीडीएफ बना लो, वो आपका पीडीएफ जो आप रिटन फॉर्म में वो टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। हाँ वो आप कर लेने, उसमें एक इशू ये रहता है कि आप टाइप करेंगे, खासतौर में हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट तो कन्वर्ट हो जाता है, हिंदी फॉन्ट के लिए अभी टूल बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर जैसे आज तो मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप में भी एक वो होता है, उससे आप कर सकते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास टूल है। सर स्पीच टू टेक्स्ट भी तो होता है। हाँ स्पीच टू टेक्स्ट एक टूल है, आप अगर नेट पे जाएंगे स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टेक्स्ट .co समथिंग है, वो भी एक वेबसाइट है, वहाँ आप केवल हिंदी बोल दीजिए, वो आपकी हिंदी को टाइप कर देता है। तो उसमें कुछ गड़बड़ होंगी, उन्हें आप एडिट कर दीजिए, उससे आपकी वो टाइपिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी।
स्पीच टू टेक्स्ट बट जब हम टाइप करते हैं उसको कंप्यूटर में वर्ड फाइल में जब डालते हैं तो वो फॉन्ट मिसमैच आता है, फॉन्ट नहीं, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। किस में टाइप कर रहे हो आप? एक्चुअली जैसे हमने मोबाइल में, वैसे मैंने कर लिया है, दिक्कत तो कोई नहीं हुई, पर कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे कुछ बच्चों को आएगी तो वो यूनिकोड फॉन्ट आता है, पर लेकिन जो हमारा कंप्यूटर वो दूसरे फॉन्ट सपोर्ट करता है। अच्छा, नहीं फॉन्ट तो आप बता देना, स्टैंडर्ड फॉन्ट रखो। देखो ये जो इसकी बात हो रही थी ना, स्पीच टू टेक्स्ट, ये एक यूटिलिटी है, आपको उसमें भी मतलब मिल जाएगी। ये क्लाउड वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, मैं बताता हूँ कौन सी है, मैंने यूज भी की है ये स्पीच, ये स्पीच नोट्स .co, ठीक है। ये यहाँ पर इंग्लिश में होती है, और जैसे मैं इस लैंग्वेज को हिंदी कर देता हूँ, अब मैं यहाँ जो कुछ भी बोलूँगा ये यहाँ पर टाइप करना शुरू कर देगा। पर इसमें एरर्स आते हैं, इसमें गलतियाँ होने की संभावना बहुत बनी रहती है। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब यहाँ पर टाइप होता जाएगा, हो रहा है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर टाइप हो जाता है। पर इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कई वर्ड्स को ये मिस कर देता है, कई वर्ड्स को ये गलत लिख देता है। आप बहुत फास्ट नहीं बोल सकते, बट बेसिक लेवल के टाइपिंग के वर्क के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे मैंने जो कुछ बोला तेजी से, वो ये नहीं कर पाया रिकॉर्ड, तो इसे टाइप कर लीजिएगा जो हिंदी में है, और इंग्लिश वालों में हम कुछ देख लेंगे। अगर आप लोग टाइप भेज देंगे तो उसमें कुछ बेसिक एडिटिंग करके। अच्छा, अक्षिता क्लास में है, अक्षिता ने कुछ सहायता करने की बात कही थी। अक्षिता, आप हैं क्लास में? तो सबसे पहले तो हम अक्षिता, आप हमारा सहयोग कर पाएंगे कुछ? जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखो अक्षिता, हमें जो करना है वो ये करना है, बेसिक डीटीपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको शायद मुझसे ज़्यादा आइडिया होगा, जिसमें हमारे डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, जैसे मैगजीन्स के कुछ डिज़ाइंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के अलग अलग डिज़ाइंस हैं। अभी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, जिससे हमें मैगजीन सेट करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ों को हमें टाइप सेट करवाना होगा। अगर आप दिखा पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, देखिए ये डिफरेंट फॉर्मेट्स जो होते हैं ना, ये जैसे हम किसी भी फॉर्मेट में ले, ये से लेट्स से ये ब्राउज़र फॉर्मेट में हमें इस तरीके से, तो ये जो बनाना है, क्योंकि मैगजीन हमें जो बनानी है वो इस तरीके से बनकर आएगी ये। तो इसमें आप बस जो टेक्स्ट है उसको प्लेस करना, फोटोज को प्लेस करवाना, इसमें काम करवा पाएंगी? जी सर। ठीक, बस यही काम है और कुछ नहीं है। बस इतना है कि आप इसकी डिज़ाइनिंग में जो है थोड़ी सी सहायता कर देंगी, तो क्योंकि मुझे एक तो आता नहीं है और टाइम नहीं है, दो चीज़ों के लिए थोड़ी सी मेरी समस्या रहेगी। ठीक है, चलिए तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बात किसी के काम की रही होगी, और इसी बात के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना निरंतर प्रयास जारी रखिए। सभी से एक ही बात फिर दोहराऊंगा कि डरिए मत। आप ये ध्यान रखिए कि आपको लगातार इस प्रयास के लिए आगे बढ़ना है। इसमें समय लग सकता है, परंतु जो लगे रहेंगे वो निश्चित रूप से जरूर सफल होंगे। बस यही मैं आखिरी संदेश आपको अभी देना चाहूँगा। और कल सुबह हम इकॉनमी शुरू करेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा, ताकि हम जो है थोड़ा सा जल्दी करने में सहायता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।